नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने यूपीए 2 का आखिरी अंतरिम बजट आज पेश किया। चिदम्बरम ने कहा कि वित्तीय घाटा कम हो रहा है और महंगाई काबू में है। बीते 10 साल में 1 करोड़ नौकरियां दी गई। यूपीए 2 का बखान करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि विकास दर सबसे अच्छे दौर में रही। हमारे काम का आकलन इतिहास करेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया के मुकाबले देश की आर्थिक हालात बेहतर है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अंतरिम बजट में छोटी कार, एसयूवी, देसी मोबाइल, साबुन, फ्रिज और टीवी सस्ती की हैं। इसके साथ ही उन्होंने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। सेना में 1 रैंक 1 पेंशन की मांग स्वीकार कर ली गई है। चुनावी बहस में लगातार इस बात की चर्चा होती है कि इस बार युवा मतदाता एक बड़ा फैक्टर होगा। इसे ही ध्यान में रखते हुए चिदम्बरम ने एजुकेशन लोन के ब्याज को माफ करने का ऐलान किया है। जहां कांग्रेस इस बजट का बखान कर रही है, वहीं विरोधी पार्टियां इसकी आलोचना कर रही हैं। 4 के बनस्बत जब आप 2014 का मूल्यांकन करेंगे तो 14 करोड़ लोगों को अगर गरीबी रेखा के ऊपर लेके आई है ये सरकार, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से वित्त मंत्री ने पिछले 10 साल की जो तरक्की हुई है, जो उपलब्धियां हैं, जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, उसका सार देश के सामने प्रस्तुत किया है। इसका जरूर लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा। 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में कहना चाहता हूं। काफी दिनों से मेरे पास डेलीगेशंस आ रहे थे, फौज के डेलीगेशंस, और अलग अलग लोगों से मेरी बातचीत हुई और सब ने कहा कि फौज के लिए ये एक बहुत ऐतिहासिक और जरूरी कदम है। एक विदाई का बजट है और विदाई का भाषण दे दिया चिदम्बरम ने, और अपनी 10 साल की नाकामी को वो छुपा रहे थे। अपनी नाकामी को दुनिया के आंकड़े देकर, जिसका कोई तर्क नहीं है। उपवास है गरीबों के लिए और पिछड़े राज्यों के लिए कोई इनकी चिंता नहीं है, कोई इनकी योजना नहीं है। एक्सयूवी कार सस्ती होगी, मोबाइल सस्ता होगा। अब हम लोग कार खाएंगे, मोबाइल पिएंगे, अब ये इसी से जिंदगी चलेगी। हमारा देश का जो सबसे जरूरी मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी और मंदी, उसके बारे में बजट में कोई उल्लेख नहीं है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है, महंगाई कम हुई है और सरकारी घाटा भी कम हुआ है। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में 14 करोड़ लोगों को गरीबी से उबारा गया है। सरकार की कामयाबियों का जिक्र करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि बीते 10 साल में जो विकास हुआ है वो पिछले 33 साल में सबसे बेहतर है। वित्त मंत्री ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि सरकार पॉलिसी पैरालाइसिस से जूझ रही है। 2013-14 will be contained at 4.6% of GDP, well below the red line that I had drawn last year. कैसा है आज का बजट, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे, अर्थशास्त्री डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता संत कुमार जी हमारे साथ हैं, आर्थिक मामलों के जानकार विजय सिंह रॉय हमारे साथ हैं, साथ ही चंडीगढ़ बीजेपी प्रवक्ता मेजर डॉक्टर आनंद प्रकाश सनवारिया जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर शर्मा, आप ही से शुरुआत करना चाहती हूँ, किस तरह से देखते हैं आज के बजट को? मैडम, ऐसे है, ये बजट एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इवेंट होता है मेरे हिसाब से, जो कि पिछली पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि बजट में 3 डायमेंशंस हैं मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट। एक होता है आमदन कहाँ से आएगी, और दूसरा है खर्चा कहाँ से होगा, और तीसरा जो पिछले कुछ सालों से बोला जा रहा है, जब से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए हैं, कि फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि मेरी अगर इनकम 100 रुपया है, खर्चा तो मैं करने को 140 कर लूँगा, 150 कर लूँगा, बट क्वेश्चन ये होता है कि इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। पिछले 10 सालों में इस गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इससे देखा है कि बोरिंग को इंक्रीज़ किया है। अब इनकम का 3 डायमेंशंस हैं। एक तो टैक्स होता है, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, और तीसरा बोरिंग्स होता है, और चौथा आज से कोई 10-15 साल पहले होता था डेफिसिट फाइनेंसिंग, जो कि हमारे इकोनॉमिस्ट लॉर्ड केन्स कहते थे कि नोट प्रिंट कर दो। अब नोट प्रिंट करने की तो जो प्रथा थी वो तो खत्म कर दी है, क्योंकि डेट हैज़ टू बी 0 जी। अब मेन बात है कि मेरा खर्चा तो 140 है,
इनकम मेरी 100 रुपये है, तो 40 रुपये में कहाँ से आएंगे? और अगर बजट को देखा जाए पिछले 10 बजट की, मैं पिछले 10 बजट को देखना चाहता हूँ एज ए इकोनॉमिस्ट, कि उसमें उन्होंने क्या किया है, द बोरिंग हैज़ इंक्रीज्ड, बहुत ज़बरदस्त बोरिंग इंक्रीज की है, जिसको आज की डेट में हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। इस साल का अगर बजट इस साल का देखा जाए, जो कमिंग ईयर है 2014-15 का भी, उसमें रेवेन्यू को जो लास्ट ईयर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बोला था, उसके टारगेट पूरे नहीं हुए। दैट हैज़ बीन शॉर्टफॉल। यानी कि मैं कहता हूँ मेरी इनकम तो होगी 110 करोड़, होती है 90 करोड़, तो इसका मतलब बजट मेरा सारा अपसेट हो जाता है। ठीक, तो लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते, लक्ष्य पूरा नहीं होता। दिस इज वन वेरी वेरी सीरियस डिमेंशन, जो कि एवरी गवर्नमेंट हैज टू लुक इनटू द मैटर, जो कि मैंने देखा है पिछले कई सालों में, और इस साल खास तौर पर इन्होंने ये पूरा नहीं कर सके। अब जाते जाते, क्योंकि ये इलेक्शन का टाइम है, गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी चीज की कि इनकम नहीं बढ़ी तो उनका खर्चा कम कर दो। ये एज ए इकोनॉमिस्ट जो मैंने आज से 30 साल जो किताबों में पढ़ा था, जो मैं पढ़ाता हूँ MBA के स्टूडेंट्स को, पूरी देश दुनिया का जो कि आज का जो फाइनेंशियल टर्मोइल जो हुआ है अमेरिका का, ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज का, उसकी रूट कॉज यही है जो हमारी गवर्नमेंट अब कर रही है मेरे हिसाब से। जैसे कि इन्होंने एक्सपेंडिचर को कम किया, प्लान एक्सपेंडिचर को कम कर दिया, यार खर्चा नहीं करना, तो जब खर्चा ही नहीं करना तो उसको क्यों नहीं करना? फिजिकल डेफिसिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल करने के लिए क्यों करना है? वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन है। यहाँ पर मेरे हिसाब से हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर दे हैव बिजली फेल्ड इन द सेंस कि वो डेफिसिट को लेके सोचते हैं कि हमारी अगर एक्सपेंडिचर बढ़ेगी तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ऐसे नहीं होता, बिकॉज इन्फ्लेशन के कारण और बहुत है, जैसे बॉटल नेक्स हैं, बड़ी चीजें हैं, जैसे अनियन प्राइसेस, अनियन एक्सपोर्ट कर दिया। एक चीज और आपने कही, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, आय का स्रोत शुरुआत में आपने कहा वो जनरेट नहीं किए जा रहे हैं। वो मेरे हिसाब से इन्होंने वो जिसको अब तो दुनिया में, पूरे दुनिया में अगर देखा जाए, मैं बहुत जाता हूँ बाहर भी, यूरोपियन कंट्री में 40 to 50% टैक्स रेट होता है, हमारा टैक्स 30% है, पर चक्कर है कोई लोग देता नहीं टैक्स। ये फाइनेंस मिनिस्टर का की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंप्लायंस को बनाना। एंड खास तौर से मैं पिछले आज से 15-20 साल पहले सर्विस टैक्स को शुरू किया था अटल जी ने, और अब इन्होंने अपने पीछे जी ने, मनमोहन जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छा काम किया था कि सर्विस टैक्स तो नेट को बढ़ाया, बट मेरे हिसाब से अभी भी इनको और बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, आय के स्रोत बढ़ाने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये ना कि वित्तीय घाटे से डर के खर्चों में कटौती। बिल्कुल मैडम, आपने सीखा। अब इस बजट में मेरे हिसाब से मुझे डेंजर नजर आ रहा है कि इनकी इनकम बढ़ेगी नहीं, इनकम नहीं बढ़ेगी तो खर्चा नहीं होगा, वी विल मूव टुवर्ड द रिसेशन। और जो लक्ष्य पर पहुंचने की बात की जाती है वो भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे। विजय, आप किस तरह से देखते हैं जो डॉक्टर शर्मा कह रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं? शर्मा सर ने बिल्कुल सही कहा कि इसे जो इनकम स्रोत है, टैक्स कंप्लायंस, अभी भी हम ना बहुत पीछे हैं। तो अभी जो प्रोजेक्टेड था इस साल का कि 11% हमने 19% हमने अचीव करना है, और गवर्नमेंट ने 11% के लगभग अचीव किया है। नेक्स्ट ईयर के लिए 2014-15 के लिए भी गवर्नमेंट ने ना 19% का प्रोजेक्ट किया है। आपका टैक्स कंप्लायंस हो नहीं रहा, बाहर की तरह यहाँ पे भी इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में सभी में स्लो डाउन है। तो टू मीट द डिज़ायर टारगेट जो 19% है, जो नेक्स्ट ईयर में भी है 2014-15 के लिए गवर्नमेंट ने रखा है, दैट्स अ वेरी टीडियस टास्क, वो ईजिली नहीं है। तो फिर आप प्लान एक्सपेंडिचर, जैसे सर ने बताया कि प्लान एक्सपेंडिचर कम कर दो, और प्लान एक्सपेंडिचर कम कहाँ किया है? हेल्थ, सोशल सेक्टर, सैनिटेशन, दैट इज इम्पॉर्टेंट सबसे पहले। और जो दिख रहा है कि यहाँ दिया गया है तमाम मंत्रालयों को, वो क्या है? तमाम मंत्रालयों में वो दिया, जैसे हायर एजुकेशन को दिया है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, अल्पसंख्यक, महिला बाल कल्याण, पंचायती राज को। बट आप उसको कंपेयर करोगे कि इसे सोशल सिक्योरिटी सेक्टर का पिछले साल से एलोकेशन काफी कम किया है। ठीक, तो ये है कि से भाई दैट्स नॉट अ गुड साइन, सही नहीं है कि से आप सोशल सेक्टर्स को अपलिफ्टमेंट के लिए ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी एलोकेशन चाहिए। सर ने जैसे बताया कि आप क्या कर रहे हो, प्लान एक्सपेंडिचर कम कर रहे हो, तो प्लान एक्सपेंडिचर कम करके वित्तीय घाटा आप कह रहे हो कि 4.1 हम अचीव कर लेंगे, इतना कर लेंगे, तो कोई मतलब वो बात नहीं बनती। आप संत कुमार जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मैं आप ही से जानना चाहूँगी, आप कह रहे हैं कि हमारे वित्तीय हालात दूसरे देशों से बेहतर है, महंगाई पर काबू पाया गया, हालांकि कहाँ काबू पाया गया वो नहीं दिख रहा। जो चीज़ बजट की बढ़िया है, और जो हिंदुस्तान में लगातार 10 साल से वित्त मंत्री जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार जिस तरीके से तमाम दुनिया में
एक नंबर का बजट पेश करती आ रही है, आज भी एक नंबर का बजट पेश किया है। उसका खुद हमारे जो एक्सपर्ट हैं, इन दोनों ने एक बात बताई कि दुनिया के देशों में 50% टैक्स है, हिंदुस्तान में आज भी 30% टैक्स है। देखिए ये तो आंकड़े हैं, जो आंकड़े सब सच बता ही देते हैं, जो भी है आंकड़े नहीं, हमारे जो स्पेशलिस्ट आपने बुलाए ये इन्होंने बताया। दूसरा ये कि आज का जो बजट किया है वो हिंदुस्तान में लगातार जो सबसे बड़ी बात थी कि हिंदुस्तान के चारों तरफ जिस तरीके का आज माहौल है कि कहीं पाकिस्तान, कहीं चाइना, जो रोजाना हमारे ऊपर दबाव आ रहा है, उसके ऊपर 10% बढ़ाने का काम किया है रक्षा बजट को। इस बात को लेकर के मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ। और मेरे दोस्त बैठे हैं बीजेपी के नेता यहाँ, बड़े पुराने हैं, सीनियर आदमी हैं, ये इस बात की तायद करेंगे कि आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से एक रैंक एक पेंशन का काम किया है, बीजेपी के नेताओं ने, जसवंत जी ने भी आज पार्लियामेंट के अंदर उसको सराहने का काम सवाल किया उठ रहा है कि आपने जाते जाते क्यों किया, चुनाव जब सर पर है 10 साल से क्यों नहीं किया, ये सवाल उठा है। मैं आपको एक बात कहने लग रहा हूँ, अगर इस बात को आप पीछे तक जाएंगे तो वाजपेयी जी की सरकार ने क्यों एक चीज नहीं की, ये तो कई बातें आएंगी। और राहुल जी ने इस चीज को अगर आगे बढ़ करके कह दिया तो ये बात कहेंगे कि राहुल जी ने क्यों करवाया। ये तो बातें हैं, कांग्रेस ने एक बढ़िया काम किया है तो उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। और वित्त मंत्री जी ने आम आदमी की को राहत देने का काम किया है। अब जिस तरीके से कह दिया कि भाई छोटी कारों को सस्ती करने का काम क्यों किया, क्यों इस देश का आम आदमी छोटी कार में चलने के लायक नहीं है क्या? हम तो ये चाहते हैं, कांग्रेस ये चाहती है कि हिंदुस्तान का हर एक आदमी कार में चले, हिंदुस्तान का हर एक आदमी बंगले के अंदर रहे, हिंदुस्तान का हर एक आदमी उसके कमरे में, बेडरूम में कारपेट हो, इस देश की कृषि सबसे उत्तम हो। और इन तमाम संत कुमार जी, खाद्य सुरक्षा बिल का क्या करेंगे आप? खाद्य सुरक्षा बिल बिल्कुल आपने ठीक किया। सारी दुनिया के अंदर रिकॉर्ड तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है कि इस देश में सबको रोटी मिले, सबको रोटी। पर वो नौबत भी आई ना कि इतने 65% लोग, 67% लोग इतने गरीब हैं कि उन्हें रोटी को मोहताज हैं, तो उनके लिए कार्य हम कहां से सोच सकते हैं ना। रोटी की सुरक्षा देने का काम किया है। ये काम इसलिए किया है कि कोई भी आदमी अपने को असुरक्षित महसूस ना करे। और पहला देश है दुनिया का और पहला कानून है दुनिया का जिसने 65% लोगों को सुरक्षित कर दिया कि आपको रोटी की चिंता नहीं। मेरा ये सवाल था कि अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि कारें भी सबके यहाँ हो, मोबाइल कि आपने जो कारपेट हो, तो फिर वो तो खाद्य सुरक्षा बिल तो इतने गरीब लोगों के लिए लेकर आए ना, 67% लोग हैं। मैंने ये बात इसलिए कही कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी का आदमी जो केवल शहर की, उपनगर की भी नहीं, जो विकसित नगर की केवल सोच रखता है, जो केवल चंडीगढ़, बेंगलोर और नई दिल्ली की सोच रखता है, उन आदमियों को आज पेन हुआ है कि क्यों छोटी कारों को सस्ता करने का काम किया, क्यों फ्रिज रेफ्रिजरेटर को सस्ता करने का काम किया, क्यों मोबाइल को सस्ता करने का काम किया। इस देश के आम आदमी को भी ये सुविधा नहीं मिल जाए। मध्यम वर्ग को ध्यान ब्रेक में जाने से पहले आज हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं। मेजर सनवारिया, आपकी बारी है। जी मैम, अभी हमने अपने जो यहाँ एक्सपर्ट लोग आए हैं, दोनों इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट हैं जी, इन्होंने खुले तरीके से बता दिया कि ये एब्सोल्युटली ए फार्स बजट है कि इनकम 54, खर्चा रुपया। मैं लेमैन लैंग्वेज की तरह से बात करना चाह रहा हूँ। तो इन्होंने कह दिया ये बजट बिल्कुल फार्स है, इसमें कोई दम नहीं है। वो तो हुआ एक स्पेशलिस्ट तरीके से बात। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि बजट की जब मैं सारी सुन रहा था, वित्त मंत्री जी बता रहे थे, तो ये तो वोट ऑफ अकाउंट्स की बजाय मुझे तो लगा कि ये वोट ऑफ थैंक्स कह रहे हैं आज। अब मैं कुछ मुद्दे आपके सामने उसी से मैं ये करना चाह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि जी हमने स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट माफ कर दिया, एजुकेशन लोन का, जिसने 2009 से लेके लोन लिया था। अरे भाई,
कॉमन मैन का बच्चा हायर स्टडीज में कहां जा सकता है? मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम कॉमन मैन की बात करते हैं, बीजेपी मिडिल टाउन की बात करते हैं, बड़ी बड़ी कारों की बात करते हैं। इससे करीब 9 लाख युवाओं को फायदा होगा। बट मैं कहना चाह रहा हूं वो उतने सारे युवा लोग जो पढ़ने के काबिल नहीं हो पाए लोन लेने के, मैं चाहता था कि हमारे वित्त मंत्री जी जो बहुत ही ज्ञानी हैं वो एक यूनिवर्सिटी की बात करते, वो एक कॉलेजों की बात करते, जहां के पब्लिक सेक्टर के कॉलेजों की बात करते। उतना पैसा इस इंटरेस्ट को माफ करने के बजाय या और प्रोविजन करते कि आगे और ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलें, टेक्निकल कॉलेजेस खोलें जहां वो पढ़ सके। तो ये भी एक सिर्फ होक्स, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल सर के ऊपर है, तो उन्होंने सोचा कि बच्चों को हम कह दें कि हम भैया दिसंबर 13 तक ही देंगे, जनवरी के बाद में तुम संभालो, तो वो हम संभाल लेंगे। हम उन बच्चों का पूरा भविष्य का ख्याल रखेंगे और कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि विकास दर सबसे अच्छे दौर में है, आर्थिक हालात बेहतर हुए हैं, 10 साल में 1 करोड़ नौकरियां दी गई हैं। जी, 10 साल की बात वो कहते रहे तो उनको तो सिर्फ हक था 5 साल की बात करने का। वो तो पिछले 5 साल की बात भी करने लगे। इस तरह से ये बात करना शुरू करेंगे 1947 से बात करना शुरू कर देंगे। उस बात को मैं वो नहीं कहना चाह रहा। अगली बात जो आप कहना चाह रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ये बजट कॉमन मैन के लिए बिल्कुल नहीं है। 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर क्या कहेंगे? उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूं। लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे थे। मैं उस पे आ रहा हूं। पहले मैं कॉमन मैन की बात करूं, फौजी, मैं भी एक आर्मी का ऑफिसर हूं, उसकी बात मैं आ रहा हूं उस मुद्दा में। एक कॉमन मैन की बेसिक नेसेसिटी है रोटी कपड़ा एंड मकान। इन्होंने उस महंगाई के बारे में कोई भी बात नहीं की कि ये महंगाई नीचे आ जाएगी। वही बातें हैं कि घूम फिर के पैसे पेड़ पे नहीं लगते, मैं उनमें मैं नहीं जाना चाह रहा हूं। रोजी रोटी और कपड़े के बारे में कार की बात हुई तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरे साथी ने कहा कार सस्ती कर दी, मोबाइल, क्या वो एक कॉमन मैन की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल 26 रुपए कमा रहा है या 32 रुपए। इन्होंने कहा कि हम 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर ले आए। अरे भाई, कैसे गरीबी से ले आए? वो रोटी तो खा नहीं सकता, वो नमक तो खरीद नहीं सकता, सिर्फ आपके वो आंकड़ों पर आपको शक है? हाँ, उन्हें आंकड़ों पे शक नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ उसको गरीबी से बाहर ले जाने वाली परिभाषा पे शक कर रहा हूं कि या तो 16 रुपए वाली परिभाषा दे रहे हैं या तो 32 रुपए वाली परिभाषा। गुजरात का भी अभी कुछ आया था। मैं मान रहा हूं उस बात को, गुजरात वाली बात भी मैं मान रहा हूं उस मुताबिक से करके। तो ये चीज गरीबी से बाहर आने वाली बात नहीं है। तो आपने जो इस वक्त 1 रैंक 1 पेंशन की बात की, ये पिछले 30 साल से ये मुद्दा लटका हुआ था। इसके काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स रही हैं। लगता है अब कांग्रेस इसका फायदा उठा ले जाएगी? मैं तो इसको अगर क्रूड लैंग्वेज में कहूं तो इसको एक फौजियों को एक रिश्वत देने की कोशिश की गई है। रिश्वत काम आएगी? और नो, बिल्कुल हमारा फौजी एक बहुत ही आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी को न्यौछावर करता है। वो वहां बैठा है जहां के 25,000 की हाइट है, टेम्परेचर -30 पे आके जाकर के आता है। वहां पे मैं मानता हूं कि वो 30 लाख लोग ही जो फौजी इसमें इफेक्ट होंगे इस मुताबिक से करके जी। लेकिन उसका जो एक्सपेंडिचर आएगा, उस एक्सपेंडिचर का 2000 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर वर्कआउट किया गया है, उसका कोई भी प्रावधान इन्होंने नहीं उसके अपने बजट के ऊपर बताया। लेकिन मैं इनकी मनसा, इस बात के मनसा पे भी डाउट करता हूं कि एक तरफ से तो ये 1 रैंक 1 पेंशन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स हैं, वो अपने इलाज के लिए तरस रहे हैं। तमाम और मुद्दे हैं सेना के जो सुलझने चाहिए। संजीव, आप किस तरह से देखते हैं इस बजट को? देखिए, मैं इस बजट को पूरी आवाज़ गूंज रही है। हेलो। हाँ, मैं इस बजट को पूरी तरह से दूसरे एंगल से देखना चाहता हूँ, टोटल आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एक एंगल देखना चाहता हूँ कि आज वित्त मंत्री ने कहा कि 57 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बनाया गया और उससे जो तमाम योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात की गई है। अब यही वित्त मंत्री के जो ये योजना है, आधार कार्ड योजना, वो ऑलरेडी कैबिनेट ने अभी रोक दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध करार दिया है। तो और ये मान के अब चलिए कि आधार कार्ड का आगे फ्यूचर नहीं है, ये वो बनाने वाले भी जान चुके हैं, सरकार भी अब इस पर भी ड्रॉ करने जा रही है। जबकि बड़े-बड़े वादे उस टाइम दावे किए गए थे कि इससे बहुत फायदा होगा आधार के पीछे खेल बहुत जबरदस्त था।
उसमें जो मरी हुई आईटी कंपनियों को जिंदा करने का खेल था, जिसमें सरकार के कई लोग उस भ्रष्टाचार में शामिल थे। और ये अगर देखा जाए तो जो कह रहे हैं कि टैक्स, राजकोषीय घाटा, आमदन और खर्च का पूरे आधार में 1,75,000 करोड़ का खेल हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा हुआ है, हाई कोर्ट में मैंने ही मुकदमा किया था इस पे, और मैं हाई कोर्ट में जीता भी एक मामले में। तो ये आधार में जब आपको पता है कि आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टोटल डाटा है, आपके पास पासपोर्ट है, तो फिर आप सेकंड आप एक इलीगल काम कर रहे हैं, किसी के आंख का, किसी का हाथ का, दुनिया के किसी मुल्क में अलाउ नहीं है। और आप अगर किसी के बाल का, आंख का निशान भी अगर लेना चाहते हैं किसी अपराधी का, तो कोर्ट से परमिशन लेना होता है। इस आधार कार्ड को ना कैबिनेट ने अप्रूव किया, इस आधार कार्ड को ना गृह मंत्रालय ने अप्रूव किया, ना संसद ने, संसद के स्थायी समिति ने इसको रद्द कर दिया था, लेकिन आपने एक प्लानिंग कमीशन के ऑर्डर से पास कर दिया। और लगभग 57 करोड़ लोगों को जो आधार कार्ड, एक आधार कार्ड पे 50 रुपए का खर्च आया है। अब जोड़ लीजिए कितना बड़ा फिजूल खर्च है, जो आधार कार्ड अगले चुनाव के बाद खत्म होने जा रहा है। तो एक देखिए कि कैसे। सेकंड, मैं दूसरे एंगल से देखना चाहता हूं कि टैक्स के जो कलेक्शन की बात है, तो देखिए 50 से 70 करोड़ की आबादी इस देश में टैक्स देने लायक नहीं है। गरीब राज्यों में टैक्स ईमानदारी से कौन देता है? सरकारी कर्मचारी देता है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रीज देते हैं, जिन पर नजर रखी जा सकती है। नजर मेल्टडाउन है, उनके ऊपर भी तमाम प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी उम्मीद नहीं कर सकते। अब बताइए, सीएजी की पूरी रिपोर्ट को आप स्टडी कीजिए पिछले 5 साल का। सीएजी की स्टडी की रिपोर्ट में आप सिर्फ 2 घोटालों को अगर उठा लें तो 3 लाख करोड़ का हेराफेरी है। आखिर वो भी तो सरकारी खजाने का हेराफेरी है। अगर वो 3 लाख करोड़ सरकार के खजाने में आता प्राकृतिक संसाधनों से, कोल से या 2G स्पेक्ट्रम से, टोटल जो घोटाला, जो सीएजी रिपोर्ट की तमाम घोटाले अगर पिछले आप उठा लें 5 सालों का, तो 5 लाख करोड़ के आसपास है। तो आप ये बताइए कि 5 लाख करोड़ और 2 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ का तो पूरा का पूरा ये खेल आपको यहाँ नजर आ रहा है, जहां पे आप वेलफेयर स्कीम में देश की जनता के हित में सीधा लगा सकते थे सड़क, बिजली, पानी। बड़ी बात। ये 7 लाख करोड़ तो यहाँ निकल गया। सेकंड में एक बात करना चाहता हूँ आर्मी की। 10% आपने इंक्रीज की बात की है। आप ये बताइए कि मुद्रास्फीति क्या है इस देश में इस समय? 10% मुद्रास्फीति है। यानी कि जो पैसा पिछले बजट में अलॉट हुआ, उस पैसे आज जो आप जिस बजट में, उसका मूल्य वही है जो पिछले बजट में आपने दिया था। सेकंड, आपका जो पूरा का पूरा डिफेंस बजट है वो पाकिस्तान सेंट्रिक है। 35 बिलियन डॉलर, 36 बिलियन डॉलर का आपका डिफेंस बजट है। और चाइना आपका जो पड़ोसी मुल्क है, उसका डिफेंस बजट 180 बिलियन डॉलर है। जापान का डिफेंस बजट 48 बिलियन डॉलर है, आपका 36 बिलियन डॉलर है। और उसके बावजूद आपके पास जो पूरी की पूरी जो एक बहुत बड़ी जो सीमा है वो चाइना के साथ लगती है, और पिछले 3-4 सालों में आपके चाइना से बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे। उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। नहीं, पैसा आप पैसा नहीं इतना पैसा आप कहां से लाएंगे? 10% नहीं, मैं कह रहा हूं कि 10% रुपये का वैल्यू भी तो गिरा ना। आप 10% रुपये का वैल्यू भी तो गिर गया ना। करनी चाहिए ना वो वैल्यू नहीं, प्रशंसा तो मैं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई, बजट तो आर्मी का बजट तो नहीं रह गया। बजट बढ़ाया तो प्रशंसा, वो मैं कह रहा हूं कि रुपए का मूल्य वही रह गया जो पिछले साल था, क्योंकि महंगाई जो है, पैसे की कीमत 10% गिरी है। आप ये मान के चलिए। अब जो सबसे बड़ी बात ये है, अगर नहीं बढ़ाते तो और नहीं, वो तो देखिए, वो तो आपको बढ़ाना ही है उतना, वो आपको एहसान नहीं कर रहे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बात कर सकता हूँ पैरामिलिट्री फोर्सेस के। पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए आपने 11,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, और मैं इसको मानता हूं कि इसमें से 50% जो खर्च है वो एक्सटर्नल एग्रेशन पे नहीं है। इसमें से 50-60% जो खर्च है इंटरनल एग्रेशन पे है। आपका झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित एरिया है, वहाँ पे अलग बटालियंस बन रही है, नई बटालियंस खड़ी करनी पड़ रही है, और आपको उसके लिए खर्च बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? आप रूट कॉज पे नहीं जा रहे हैं, आप समस्या है क्यों? समस्या है क्यों? बजाय उसकी जड़ों से समस्या को पाकिस्तान को तो आप सुधार सकते हैं, पाकिस्तान के लिए तो आपकी मजबूरी है, दूसरा देश है, लेकिन आपके अंदर अपने घर में क्या जो आप एक्सटर्नल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस पे जो इतने खर्च हो रहे हैं, इतने बटालियंस बढ़ाए जा रहे हैं, और संख्या डेली हर साल बढ़ रही है। समस्या का जड़ खोजकर उसका इलाज करना जरूरी है। अच्छा, सेकंड, ये है बीजेपी की संजीव, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ा है। ब्रेक के बाद वापस आकर इस चर्चा को जारी रखेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। संजीव, आप अपनी बात खत्म करिए, उसके बाद मैं डॉक्टर मनोज शर्मा के पास जाना चाहूँगा। मेरा ये कहना है कि देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि आज जो बोल रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर और उत्तरांचल और हिमाचल को लेकर जो बातें कर रहे थे, फैक्चुअल बात यह है कि जो आप बस्तीय प्रावधान जो सीमांत जो राज्य हैं, और खास करके जिनका चाइना से बहुत बड़ा बॉर्डर लग चुका है, उनके हालात बहुत अच्छे नहीं हैं।
विकास के हिसाब से भी और आर्मी के मूवमेंट के हिसाब से भी। आपके पास चौड़ी सड़कें नहीं हैं, 2 लेन की 3 लेन की सड़कें नहीं हैं, जो कि सीमा पे अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो आपके पास मूवमेंट के लिए बहुत कुछ ताकत नहीं है। और 1200-1400 करोड़ रुपए से अगर उस एरिया का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहते हैं उन राज्यों का, तो उसके मुकाबले बहुत से मुद्दे छोड़ दिए गए, उसके लिए कुछ नहीं है वो। अगर देखा जाए तो आप पूरा अरुणाचल प्रदेश में आप डिस्टर्ब हैं, आपका पूरे कश्मीर के जो बॉर्डर है खास करके चाइना से लगता हुआ, इधर हिमाचल से लगता हुआ, उत्तरांचल से लगता हुआ, एक बहुत बड़ा सीमा है। अब वहाँ पे तो आपके पास सड़क ही नहीं है, और डेवलपमेंट के लिए आप 1200-1500 करोड़ रुपए 1400 करोड़ रुपए रख रहे हैं, तो उससे क्या सड़क बनेगा, क्या डेवलपमेंट होगा, क्या वो लोकल और भी क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों बेसिकली देखिए जो ये पी चिदम्बरम के हाथ में भी बहुत कुछ नहीं है। जो देश के आर्थिक हालात खराब हैं, लेकिन आर्थिक हालात खराब होने के लिए, अच्छा एक और बड़ी दिलचस्प बात है, 33 साल का उन्होंने कहा कि सबसे बेहतर बजट है, यानी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो 1991 से लेकर 1996 तक वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा कि 33 साल में 10 साल सबसे बेहतर रहे हैं। 10 साल ये आप कह सकते हैं कि 2005 से लेकर 2009 तक के इनके बेहतर काल हो सकता है। और वो समझते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, और मैं तो उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आंकड़ों से बहुत सहमत नहीं हूँ। 8% किसका डेवलपमेंट हो रहा है, पहले आप ये देखो। अगर आपके यहाँ भूख से किसान मर रहे हैं, भूख से लोग मरते जा रहे हैं, और 22 रुपये 25 रुपये का मानदंड रखते हैं खाने के लिए, तो वो डेवलपमेंट में मैं ना मानता हूँ। इसी पर मैं डॉक्टर शर्मा आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। एक तो विकास दर पहले अच्छी थी, लेकिन उस पर सवाल उठ रहे हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं, किसका विकास हो रहा था, अब जब अच्छी नहीं है तब क्या? मैडम ऐसे इसको इस जो हम डिबेट कर रहे हैं इसका थोड़ा सा हम डिफरेंट डायमेंशन दे रहे हैं। हमको एक चीज़ देखनी चाहिए कि पॉलिसी, ये मैंने पहले शुरू में बताया, ये हमारा बजट जो है एक टूल होता है, एक जरिया होता है हमारे पॉलिसी फ्रेमवर्क का। जी सर ने कुछ 2-3 बातें रेज की हैं, मैं उनसे डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। जब FDI है, इस बजट में भी एक स्टेटमेंट है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की, FDI इन द टेलीकॉम सेक्टर विल बी इनकरेज। ये आज से हम लोग भी बोलते रहे हैं, आज ए प्रोफेसर लोग हम पहले बोलते रहे कई साल पहले। अब तो ये साबित हो चुका है, ये जितना ही टेलीकॉम सेक्टर हुआ है, जितनी चीज़ें FDI आई हैं, इट हैज़ रियली हेल्प द इंडियन इकोनॉमी। हमारे हिंदुस्तान की जो सर्विस सेक्टर के जो ग्रोथ रेट हुआ है, अब हम पिछले 10 साल से या 15 साल से हम कह रहे हैं 10% ग्रोथ रेट है, 12% ग्रोथ रेट है, वो सारी की सारी ग्रोथ रेट सर्विस सेक्टर से आई है, जिसके लिए हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हमने शुरू किए थे, मैं नहीं कहूँगा कांग्रेस ने किया या BJP ने किए, ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम हुए हैं, ग्रेजुअल प्रोसेस हुआ है। इन्होंने जो किए हैं, इट हैज़ रियली पेड डिविडेंड्स, जिसके कारण से इस बजट में भी अब खास तौर पे जो पांडे जी ने एक बात बोली है, उसमें वो बजट का पैसे मेरे हिसाब से पार्ट नहीं है। एज एक्सपोर्ट में कहना चाहता हूँ, अब ये आधार कार्ड की जो बात है, हम इकोनॉमिस्ट पिछले 30 साल से या 40 साल से बोल रहे हैं ब्लैक मनी के बारे में। वो घोटालों की बात हो रही थी कि अगर ये घोटाले ना होते तो देश के आर्थिक हालात बेहतर होते। देखिए घोटाले की बात डिफरेंट है मैंने, घोटालों की बात मैंने उसके नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ अभी जो लेटेस्ट स्टडीज IIMS अहमदाबाद की, जब बाकी लोग जो आई हैं, उसमें ये प्रूव हो चुका है कि जैसे आधार कार्ड जो है, इससे हम गवर्नमेंट को 70,000 करोड़ का फायदा हुआ है ओनली स्टडीज। ये चीज़ टेक्निकल, जैसे मैं आपको बताऊँ ना, मैंने MBA को मेरे स्टूडेंट से मैंने सर्वे कराया चंडीगढ़ में, जिसके पास सबके पास बड़े बड़े मीरों के पास 7-7 सिलेंडर थे, सभी सब्सिडी ले रहे थे, सभी के कनेक्शन कट गए। ये फायदा हुआ है, ये हो रहा है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 70,000 करोड़ के आप बेनिफिट के लिए आपने 1,85,000 करोड़ रुपए खर्च किए। आपके पास नहीं, आपके पास आधार के अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डाटा है, आप उस पूरे डाटे को गैस सिलेंडर में यूज कर सकते हैं। इस पे डिबेट यही हो रहा है। इनकम टैक्स का डाटा नहीं, इनकम टैक्स नहीं, छोड़िए, आप इलेक्शन कमीशन, आप 18 साल से ऊपर के सारों का डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ले लीजिए, सारे कंप्यूटराइज डाटा है, उस डाटे के बेस पे आप गैस सिलेंडर। आज के बजट के ऊपर बहस हो रही है। देखो ये जो बात है ना, ये चीजें सब जुड़ी हुई हैं, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आज के बजट पे ही हो रही है मैडम। जी डॉक्टर शर्मा, आप अपनी बात खत्म करिए। मैडम ऐसे है कि ये जो हर चीज का देखने का 2-3 नजरिए होते हैं। जो फैक्ट है, हम लोग जब हम लोग कह रहे हैं कि बाहर की कंट्री में ऐसी चीजें हैं, जो इलेक्शन, ये डाटा पूरा नहीं है। अमेरिका में एक आदमी का सोशल सिक्योरिटी नंबर है, उसका ये सब्स्टिट्यूट है एक्चुअली। मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं एज ए इकोनॉमिस्ट बता रहा हूँ, इससे हमारी इकोनॉमी को इतना ज़्यादा फायदा होएगा इन कमिंग ईयर्स, जिसमें आप देखना, जैसे आधार कार्ड के बेसिस पर हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आप गरीब की बात कर रहे हो, आप देखना पिछले अगले 5-10 साल में बेशक BJP गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट आए, बेसिक जो चीज़ें हमारी पॉलिसी फ्रेमवर्क है, अगर वो ठीक होगी तो इसको बेनिफिट होगा। जैसे गरीब का अकाउंट ही नहीं खुल रहा था,
अब चंडीगढ़ में हमने सर्वे किया, कम से कम जोगी मैं इस पे एक इंटरप्शन डालना चाहूंगा कि ये चंडीगढ़ के सर्वे की बात कर रहे हैं भाई साहब। झारखंड और बिहार में चले जाओ, 40-50 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर तक बैंक नहीं है। आप कहाँ बात कर रहे हैं? और पांडे जी 50-50 किलोमीटर तक बैंक आबादी को भी हमें बात कर रहे हैं ग्रामीण इलाके में। आप कह रहे हैं कि चंडीगढ़ और दिल्ली का अहमदाबाद का सर्वे अलग है। आप झारखंड बिहार बंगाल में चले जाओ, 100 किलोमीटर तक बैंक नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? अभी शर्मा जी ने बताया कि बजट के बारे में कि पैसा नहीं है, वो खर्चा ज्यादा। अभी पांडे जी ने मैं कह रहा हूँ पांडे जी ने सही कहा, आप बैंक अकाउंट खुलवा दीजिए। बैंक ही नहीं है रूरल एरिया में, आप कहाँ से बैंक अकाउंट खुलवा देंगे? जो बात कर रहा हूँ डिफरेंट बात कर रहा हूँ। देखो पिछले 10 साल से हम लोगों ने जो पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, अटल जी ने पूरा का पूरा हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की फेवर में बात की थी। मेरे हिसाब से मनमोहन सिंह जी ने इतना काम नहीं किया जितना अटल जी ने काम किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम पे आप संसाधनों की लूट को खुली छूट नहीं दे सकते। रिफॉर्म का मतलब थोड़ी होता है कि आप संसाधनों की लूट की खुली छूट दे देंगे। पांडे जी ये एक आप किसी का फंडामेंटल राइट थोड़ी छीन सकते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट की बात नहीं है, उसके लिए हम नोबडी इज स्टॉपिंग देम, उसको किसी को रोक नहीं रहे हम लोग। मेरा बजट का कहने का मतलब है सही है। नहीं सर देखिए सर ऐसे है, वो सही सब बातें हैं, पिछले 40 साल से हम ऐसे बोल रहे हैं। बात है कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे हम गरीबों की मदद कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। जब अब हमारा ये 70,000 करोड़ रुपया किसी तरह बचा है, उसको हम यूज करेंगे। अभी इन्हें सब्सिडी की क्या बात की? एक मनोज शर्मा जी की मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात हो रहा है, 30 साल इकोनॉमिक रिफॉर्म हो गया। अभी पीछे कांग्रेस की एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई है, जानकारी हासिल कर लेंगे। सोनिया गांधी ने स्पेशल मीटिंग बुलाई थी और उसमें फैसला होने जा रहा है, चाहे वो भाजपा की सरकार आए चाहे वो कांग्रेस की सरकार आ जाए, देश में बहुत बड़े पैमाने पे कई सेक्टर नेशनलाइज होने जा रहे हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो ड्रॉबैक जो आया है 30 सालों में, उससे अब गवर्नमेंट पीछे हट रही है। और कांग्रेस के जो इंटक के प्रेसिडेंट है मिस्टर रेड्डी, उनको पूरी जिम्मेवारी सोनिया गांधी प्लस कांग्रेस की सरकार ने, इवन कि बीजेपी के भी जो ट्रेड यूनियनिस्ट हैं उनके साथ भी कांग्रेस के लोगों ने मीटिंग करी है और कहा कि कई सेक्टर को नेशनलाइज करो। इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण सिर्फ चंद लोगों का ग्रोथ हुआ है, देश का 80% लोग गरीब हैं। ये जो बात है ना, देखिए ये जो विकास हुआ तो किसका विकास हुआ और कितने बड़ा तबका विकास से ये कांग्रेस भी करने जा रही है, पीछे मीटिंग हुई है। विकास की बात तो बड़ा क्लियर है। ये देखिए हमारे मोदी जी भी बोल रहे हैं बजट में क्या है विकास के लिए। नहीं, विकास के जो जितने टर्म्स हैं पिछले 40 साल से देख लीजिए, पिछले 15 साल में या 20 साल में जितनी पॉवर्टी लाइन डिक्रीज हुई है, अब लोग मेरे कई दोस्त मानने को तैयार ही नहीं इस बात को। अब नहीं माने तो हमारा कुछ थोड़ी है। जो साइंटिफिक जो तरीके से चीजें हो रही हैं, जो आ रही हैं, सर्वे किया गया उसके फायदे हुए हैं। अब मुझे ये बताइए, आप पांडे जी बोल रहे हैं चंडीगढ़ के बाद, ये सर्वे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये पूरे ऑल इंडिया के सर्वे हैं, जिससे एक किसान के पास भी अगर टेलीफोन आया है, हमारे तमिलनाडु में हमने सर्वे किए हैं, मैनमेड इंस्टीट्यूट से किए हैं, जिसके पास एक गरीब से गरीब आदमी के पास जब टेलीफोन आया है, क्यों आया है? 1 पैसे की एक कॉल है। अमेरिका में है इतनी, ये सब चीजें इतनी बेनिफिट जो इकोनॉमिक रिफॉर्म से हुई हैं, उससे प्रॉस्पेरिटी इतनी ज्यादा बड़ी है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये तो दुनिया सब मान रही है। अब ये महंगी हो जाएगी। अभी आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, अभी भी अरे सुनिए, अभी भी चाहे जितना ये FDI और प्राइवेट रिफॉर्म्स के टेलीकॉम सेक्टर में बात करें, जो 80% कैटरिंग BSNL कर रहा है इस कंट्री के अंदर, और BSNL के सर्किट वो यूज करते हैं जो सस्ता आपको टेलीफोन कॉल दे रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, एक सवाल और उठ रहा था कि महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी का उल्लेख नहीं किया गया है इस बजट में। नहीं मैडम, ये बजट में नहीं बोला है। बजट में ये जरूरी नहीं कि पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं होती, ये एक टूल होता है। बजट एक, इसको समझने की कोशिश कीजिए, एक टूल है बजट, जिससे हम कोई काम कर सकते हैं। मेरे घर में जो हो रहा है, मेरे घर में बड़ा कुछ हो रहा है, मेरी बीवी के बारे हो रहा है, बच्चों के बारे हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, बट बात होता है मैंने कैसे करना है। ठीक, जो टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो टूल उन्होंने इस्तेमाल किया गया है वो कैसा है? वो जो मेरे हिसाब से वो 5-6 चीजें जो की हैं, जैसे इन्होंने 1 रैंक पे उसकी बात की है, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द पीपल। देखिए हमारे हजारों लोगों को, हजारों तो नहीं, कई लोगों को नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में मिला है। ये जो मैं कहना चाहता हूँ, ये इनकम एक्सपेंडिचर की जो बात है, इससे जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इट विल लीड टू मोर ऑफ आउटपुट से हमारी इनकम बढ़ेगी, इनकम से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जो ये बात हो रही है पिछले कई सालों से, इससे इट इज फ्रॉम दैट। बट मैं शुरू में ये बोला, उसके लिए हमको थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगर मेरे घर में मेरा बच्चा अगर ज्यादा पैसे खर्च रहा है, उसको मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। वो उसके लिए वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात आती है, वो कैसे करेगा, वो पॉलिटिशियन करेंगे। मैं तो ऐसे इकोनॉमिस्ट की बात कर रहा हूँ। ये जो सिस्टम जो पिछले 15-20 साल से चल रहा है, इट इज रियली बेनिफिटिंग द इकोनॉमी। एंड इसमें जो आपने बात की है, अब इसके 2 डिमेंशन है।
पूरी दुनिया में अब अमेरिका भी मान रहा है और वेस्टर्न वर्ल्ड मान रहा है कि हमारी बोरिंग उतनी बड़ी है। अब बोरिंग का दूसरा डिमेंशन क्या है, पहले 5% इंटरेस्ट पेमेंट होता था, अब 20% इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हैं। यानी कि मैं अगर कुछ चीज खरीदता हूँ उससे मैं 100 रुपए में से मेरा 20 रुपए मेरा इंटरेस्ट पे चले जाता है। हाँ। बट इसमें से इसका दूसरा डायमेंशन देखिए, उसका डायमेंशन देखिए, इसका एक्सपेंडिचर जब बढ़ता है इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी ना। जब मैंने पैसे नहीं खर्चने, आपके पास में पॉकेट में अगर 100 रुपए पड़ा है, अब खर्चोगे नहीं, उससे एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगी? तो इन दिस वे द बजट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फैक्टर्स मेरे हिसाब से, जो कि पॉजिटिव बातें भी बहुत हैं और नेगेटिव बातें तो वो हैं ये हैं, इसका कंप्लाइज करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। पॉजिटिव अगर हम बात करें इस बजट के बारे में, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फार्मर्स की तरह। तो ये चिदम्बरम ने कहा है कि इसे, जो हमारे वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा कि इसे इंटरेस्ट सबमिशन फार्मर्स के लिए है, वो कंटिन्यू रहेगा। वो अच्छी मतलब साइन है एक तरह से नेक्स्ट 14-15 के लिए। सेकंड थिंग कि राइस के लिए उन्होंने कहा है कि इसे भाई लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस है सब अगेन, बट उसमें है ना क्या कहते हैं, दैट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू राइस से ही, आगे दूसरे क्रॉप्स के लिए भी, वीट के लिए, मेज के लिए, ये सब चीज करना चाहिए। आप किसानों की सबसे पहले बात करें, आप आम इंसान के लिए बजट में क्या है उसकी बात करें। ठीक, हाँ ये है। रही बात होगी कि इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग में 2% कट किया है जो कस्टम ड्यूटी में, वो एक्साइज ड्यूटी में, सॉरी, वो दैट इज अ गुड साइन फॉर एमएसएमई के लिए भी अच्छा है, जो स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं। ऑटो उस पर भी आवाज उठ रही है। हाँ, ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी है कि से भाई अब जब मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज हैं छोटे सेक्टर से प्रोक्योर करती है स्पेयर पार्ट्स, तो उनके लिए अच्छा 2% कट है और रिवाइव करने में हेल्प करेगा। बट एट द सेम टाइम कमर्शियल व्हीकल्स के लिए उन्होंने नहीं किया है, सिर्फ चेसी या ट्रॉलीज पे गया, मतलब जो हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स, उनके लिए भी करना चाहिए। फिर इनकम टैक्स स्लैब्स आम बंदे में है, हाँ, वो अनचेंज रखा। हाँ, हम हर बार बात करते हैं कि से इतना महंगाई हो गया, ये हो गया, वो अभी तक वही पे है। फिर दूसरी बात, गवर्नमेंट हो सकता था, ठीक नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया। फिर जीएसटी की बात गवर्नमेंट पिछले टर्म से कर रही है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो रोड मैप अभी भी ना डीटीसी पे, डायरेक्ट टैक्स कोड पे, जीएसटी के लिए भी गवर्नमेंट को, जो इंडस्ट्री सेक्टर है, कई सालों से डिमांड कर रही है कि इसे जीएसटी लाओ, सब कुछ हो, यूनिफॉर्म हो, तो सब नहीं है। तो अभी कई सब चीज़ें, और जैसे डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट कर रही थी 77,000 करोड़, हम डिसइन्वेस्टमेंट से लेके आएंगे, वो भी नहीं हुआ। प्लस साइन ये है कि इसे नेशनलाइज बैंक्स में 11,200 करोड़ जो कैपिटल इन्फ्यूजन कर रही है, तो ठीक है, उनके जो बैड लोन्स है वो आगे, और फिर बाद में इन्होंने फार्म सेक्टर्स का ये भी है कि फार्म सेक्टर के लिए कहा है कि इसे एलोकेशन हम फार्म क्रेडिट बढ़ाएंगे, तो ये सब कुछ सही बात है। बाकी वो जीएसटी कुछ किया, कुछ छोड़ दिया, है ना। और गवर्नमेंट के पास में इतना भी रूम भी नहीं था कुछ करने के लिए। ठीक, ये बड़ी बात है कि सरकार के पास कुछ ज्यादा था नहीं। संत कुमार जी, एक जो बड़ा सवाल निकल कर आया है कि अगर घोटाले और भ्रष्टाचार की मार ना पड़ती तो देश के आर्थिक हालात बेहतर होते। देखिए, मैं इसमें एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि एक घोटाला, जैसे पांडे साहब ने भी चर्चा की, और उसके ऊपर हमारे बीजेपी के मित्र हम ही बरते रहे, बिल्कुल सच्ची बात। और वो घोटाला किया कि कैग ने 5 लाख करोड़ का घोटाला निकाला है। अब कैग ने जो घोटाला निकाला था इसका टेलीकॉम का, जिसमें राजा अंदर गए, और ये कांग्रेस की सरकार है जिसने घोटाला दिखाई दिया तो उस पर जांच करके महीने नहीं लगाए, वर्ष नहीं लगाए, विद इन डेज में उसको अंदर किया। पर क्यों हुए ये घोटाले? अब मैं अगली बात कह रहा हूँ, मैं सारी बताऊंगा आपको। इसमें कैग ने जिस तरीके से रिपोर्ट दी कि अगर ये नीलामी में जाता तो इतने करोड़ का, 500 करोड़ का फायदा होता, 400 करोड़ का होता। अब क्या हुआ जब नीलामी हुई? वो सारा कैग की रिपोर्ट झूठी साबित हुई। पिछली नीलामी हुई उसमें झूठी साबित। 10 लोग पोलिंग कर लेंगे सर, तो नीलामी कहाँ जाएगी ऊपर? अगर पोलिंग हो जाएगी, अगर वो डिसाइड ही कर ले रहे हैं कि नीलामी को फेल करना है, तो कहाँ से नीलामी हो जाएगी? और आरोप है। आप पुलिस में आगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि ये बिल्कुल गलत थी ये रिपोर्ट, झूठी थी ये रिपोर्ट। इसमें जो आइडिया लगा दिया, एक आइडिया वैसे वेग आइडिया लगा दिया, अब उसकी नीलामी करा दी गई। नीलामी में कहा गया, लोगों ने नीलामी और जो तमाम घोटाले हुए, अब ये कह रहे हैं कि इसमें पूल हुआ। ये कोई टेंडर 10 आदमियों का टेंडर नहीं था, ये अंतरराष्ट्रीय टेंडर थे जिसमें दूसरे देश की पार्टियां भी आई। ये कोई ऐसे नहीं थे 10 आदमी एक कमरे में। आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। बिल्कुल, मेरे बीजेपी के साथी ने
एक ऐसी बात कही कि फौजी अफसर होते हुए मैं तो इनकी बड़ी कदर करता हूँ, इन्होंने कहा कि फौजियों को रिश्वत देने का काम किया। इस देश का फौजी ना रिश्वत लेता है ना रिश्वत देता है। इस देश का फौजी आत्मसम्मान से जीने वाला आदमी है। और मुझे सख्त ऑब्जेक्शन है इस बात के ऊपर कि आपने ये कहा कांग्रेसी आज रिश्वत के नाम से मैंने तो एक एनालॉगस बोला था कि आज हम फौजी परिवार से हैं रिश्वत और इस हरियाणा के अंदर आपको इस हरियाणा के अंदर लाखों लोग आज फौज में मैंने नौकरी करके देखी है। आप कांग्रेसियों को फौज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आपने गलत कहा, आप कभी फौज में कभी गए भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता था ये रिश्वत लेने के एक्सपर्ट हैं। ये करोड़ अभी पांडे जी ने कहा 7 लाख करोड़ की दुरुस्त ये लोग ले चुके हैं। मैंने ये कहा था कि रिश्वत देने की कोशिश की। अगर हम इसी तरह से इस तरह से उलझेंगे तो ये चर्चा कहीं नहीं जाएगी। आपको बजट पर वापस आते हैं सर, बजट पर वापस आते हैं, बजट पर बात करते हैं सर। कोयला बेचना जानते हो आप तो मेरे सनवारिया आज के बजट पर ही हम अपना फोकस करते हैं। मैंने कहा था कि रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन रिश्वत सच्चे नहीं है। ये बीच में बोलने की संस्कृति हमारी नहीं है ना, ये तो और बोलने की बीच में संस्कृति। मुझे आप कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं बजट पे कमेंट मैं सर बजट पे बीजेपी सुनती नहीं है, ये गलत बात। आप रिकॉर्ड निकाल ले इसी का, आपके उसमें चैनल पे है। इन्होंने ये कहा फौजियों को रिश्वत देने का काम किया। मुझे ऑब्जेक्शन है। कई देश का फौजी रिश्वत नहीं लेता। ये पेंशन की बात और भी तमाम चीजें आज के बजट में हैं। अगर बीजेपी के लोग ये कहते हैं फौजी रिश्वत लेता है, बीजेपी का रिश्वत नहीं लेता। सर ये चर्चा यही खत्म हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बाकी है। ये बोफोर्स का काम नहीं है। बीजेपी का फौजियों से ताल्लुक नहीं है। ये हेलीकॉप्टर का काम नहीं है जो कांग्रेस करेंगे। कोई फौजी जो है ना ये आपका अध्यक्ष था, देश का अध्यक्ष जो रिश्वत लेते पकड़ा गया। अरे वो रिश्वत लेते पकड़ा गया। आपके तो सारे के सारे आपके जो बजट पर सियासत का पैसा आपका स्विस बैंक में पड़ा हुआ है, वो निकालने के लिए क्यों नहीं बताते? ये चर्चा हुई जब हम लोकसभा चुनाव के आसपास बैठेंगे ना, फिर करेंगे सर। आज तो बजट पर ही चर्चा करेंगे। फौज का पता ही नहीं है। फौज कभी रिश्वत नहीं लेती। मैंने कहा आपने कोशिश करी, आपने कोशिश करी, हमने उसको नहीं करा। जैसे 2G रिश्वत लेने में तो कांग्रेसी पक्के हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे, मेरी सनवारिया मेरी रिक्वेस्ट है इस चर्चा को चले देना रिश्वत नहीं है। चलिए ऑफर करा आपने। देखिए पहले क्यों नहीं करा? 30 साल पहले क्यों नहीं किया? कोई बात नहीं सर, आप कर दिया। आपको ये तो डर नहीं है ना कि वोट बढ़ जाएंगे? बस बात खत्म हो गई। चले जाएंगे अभी और 2 महीने में चले जाएंगे। नहीं 2G ऑक्शन की बात करिए। देखिए 2G ऑक्शन की बात कर रहे थे हम, तो ये कह रहे थे कि कैग ने इतना किया है तो ऐसा जो भी है और अभी फेल हो गया। जब कैग ने उस समय किया, उस समय टेलीकॉम कंपनीज की या सब्सक्राइबर की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही, 10% से ऊपर हो रही थी। उस समय उस हालात के अकॉर्डिंगली कैग ने कैलकुलेट किया था। जब अब हो रही है तो सारे टेलीकॉम कंपनीज का देख लो, जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र काफ़ी घटा है। तो इस कारण से, और सभी कंपनीज का इतना ज़्यादा बैंक से एक्सपोजर भी है, उन्होंने टर्म लोन्स लिए हुए हैं, तो अभी जैसे कॉल रेट भी सस्ता हुआ है, तो एवरेज रेवेन्यू हर पर व्यक्ति से एक टेलीकॉम कंपनी को कितना मिलता है, सबका घट रहा है। तो उस सेंस में उस सिचुएशन में क्यों ये ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? तो मेन रीजन ये है, जो कैग ने किया था उस टाइम के अकॉर्डिंगली किया था। वक्त खत्म हो रहा है, जाने से पहले सर अब फिर हम उस पे नहीं जाएंगे, फिर नहीं जाएंगे। वक्त खत्म हो रहा है, जाने से पहले संजीव फाइनल कमेंट। ठीक है, चुनाव के पहले का अंतरिम बजट फायदा मिलेगा कांग्रेस को, मिल सकता है? नहीं, फायदा देखिए, फायदा तो बहुत संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि देखिए ये एक दिन के कोई फैसले से फायदा नहीं होता। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, उसके जो रिजल्ट बहुत कांग्रेस के अगेंस्ट गए हैं, तो इसका बहुत कुछ लाभ कांग्रेस को मिलने नहीं जा रहा। कोशिश करिए। अब कितना फायदा मिलेगा इसमें बहुत संदेह है। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। जी हाँ मैम, ये जो मैं आखिरी में क्लोज करते बता देता हूँ कि ये उदारवादी बजट नहीं है, उदारवादी बजट। ठीक, शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए
रात दिन।